नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में लेडी जस्टिस का स्टैच्यू का अनावरण किया गया था। पूरे दिन यह न्यूज़ में बना रहा, इस पर तमाम प्रकार की चर्चा होती रही और भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़ के बयान के बाद से बहुत बड़े एक सेक्शन में यह उनका जो बयान था जहां सराहा गया, उतने ही बड़े सेक्शन में उनकी समझदारी पर सवाल भी उठाया गया। दरअसल भारत के संविधान के अंतर्गत भारत की जो प्रशासन है, जो शासन व्यवस्था है, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और जहां कार्यपालिका की तरफ से कोई चूक होती है, जहां पर लगता है कि भारत का संविधान जनता की ज़रूरतों के मुताबिक उसके कानूनों को कार्यपालिका नहीं लागू कर पा रही है, उसकी सुनवाई न्यायपालिका में होती है। यह जो प्रक्रिया है, यह भारत की संविधान का मूल है और भारत के संविधान में जितना महत्वपूर्ण प्रस्तावना रहा है, यानी कि भारत के कानून की समझ अगर किसी व्यक्ति को बहुत अधिक नहीं है, लेकिन उसे अगर संविधान में जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसकी समझ है, यानी कि उसे भारत के संविधान की पूरी समझ है, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहा जाना चाहिए। भारत में आज़ादी के बाद से जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चलती रही है, उस पर काफ़ी विवाद होता रहता है। आए दिन फिल्मों में कभी पुलिस को हीरो बनाकर दिखाया जाता है, कभी नेता को विलेन बनाकर दिखाया जाता है, कभी जज को भ्रष्टाचारी दिखाया जाता है, कभी वकील को सत्ता तंत्र का जो सबसे षड्यंत्रकारी हिस्सा है उसके रूप में दिखाया जाता है। यानी भारतीय समाज में भारतीय शासन प्रणाली का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो भारत के फिल्मों में बहुत ही आलोचनात्मक रूप से नहीं दिखाया जाता है। कला के क्षेत्र में इतनी आज़ादी तो होनी ही चाहिए जहां पर हर रोज़ के मुद्दों पर एक आलोचनात्मक दृष्टि से वहां पर फिल्में बनाई जा सकें, कविताएं लिखी जा सकें, रचनाएं की जा सके, लेखक पैदा हों, कवि पैदा हों, कलाकार अपनी रचना का निर्माण करें। लेकिन इसी भारत में हमने देखा है कि बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोगों को भारत के कानून के अंतर्गत ही अगर आप देखेंगे तो इसलिए उन्हें सज़ा दी गई, कड़ी सज़ा दी गई, यानी कि इतनी अधिक सज़ा मिल गई जो लगता है कि भारत के पूरे कानून को एक प्रकार से चुनौती दी गई। इसीलिए फिल्मों में शायद भारत के कानून को लेकर भारत के कानून को अंधा कानून कहा गया। अंधा कानून जब कहा गया तो उसे एक मूर्ति, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में कानून को प्रेजेंट करने वाली, कानून को प्रस्तुत करने वाली जो मूर्ति थी, वह एक महिला की थी जिनकी आंखों पर पट्टी बंधा हुआ था। एक हाथ में तराजू था, दूसरे हाथ में तलवार था। महिला के आंख में पट्टी बंधे होने का मतलब यह था, जो हमें बचपन से सिखाया गया, कि जब कोर्ट में यानी न्यायपालिका में कोई व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक या पूरी दुनिया का कोई नागरिक भारत के कानून व्यवस्था के सामने उपस्थित होगा, प्रस्तुत होगा, तो न्यायपालिका किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि व्यक्ति के व्यक्तिगत पहचान को लेकर भारत की न्याय व्यवस्था अंधी हो जाएगी और ईमानदारी से, निष्पक्षता से कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनन न्याय दिया जाएगा। यह प्रतीक में कम से कम हमें बचपन से सिखाया गया था। जो तलवार था पुरानी मूर्ति में, भारत के कानून व्यवस्था की ताकत को, शासन प्रणाली को दिखाता था कि अथॉरिटी, शासन बहुत ज़रूरी है, ताकत बहुत ज़रूरी है और कानून को शासन के हिसाब से लागू किया जाना चाहिए, कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए ताकि कानून का अनुपालन किया जा सके। हाथ में तराजू था, वह बराबरी का संकेत था कि कोई पलड़ा किसी के लिए किसी भी कारण से भारी न बनने पाए। यानी कि कानून, यानी कि न्याय, कानून की नज़र में न्याय किसी भी सूरत में बराबर हो। लेकिन जो नई लेडी स्टैच्यू की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है,
DY चंद्रचूड़ के द्वारा, जो कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि न्यायपालिका बहुत हद तक, जैसा कि न्यायपालिका पर यह बराबर आक्षेप लगता रहा है, इंदिरा गांधी के समय में भी न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे। जब भी भारत में कोई ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था पर बहस होने लगती है, तो भारत की न्यायपालिका फिर से प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। न्यायपालिका जिसे स्वतंत्र रूप से सभी नियामकों को नियंत्रित रखना है कि कोई भी विधायिका अपने शक्ति का दुरुपयोग न करे, कार्यपालिका अपने कर्तव्य के निर्वहन से न भटके, जहां यह काम न्यायपालिका का है कि यह सुनिश्चित करे कि विधायिका कार्यपालिका अपना काम ठीक से कर रही है, भारत की जनता को न्याय मिल रहा है। ऐसे में लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर, मतलब कि जैसे नए संसद का जब शुरुआत हुआ था, उद्घाटन हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद के उद्घाटन के समय भी यही दलील दी थी कि भारत आज़ादी के 75 साल बाद अब औपनिवेशिक सत्ता से पूरी तरह से आज़ाद हो रहा है। यानी कि पुराने संसद जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी थी, उस संसद से पूरी जो तीसरी बार की जो संसद बनी है, संसद जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, सभी सांसद नई संसद के हिस्सा बने, सारी कार्यवाही वही होती है। उसके पहले हमने देखा कि जहां इंडियन पीनल कोड यानी IPC की धाराओं के अंतर्गत, CRPC की धाराओं के अंतर्गत भारत में न्याय सुनिश्चित किया जाता था। आपराधिक मामलों में भारतीय दंड संहिता और जो CRPC है उसके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके हिसाब से जो सज़ा सुनिश्चित की जाती थी या धाराओं में अपराध तय किए जाते थे, वो उसे भी भारत की सरकार ने यानी मोदी सरकार ने औपनिवेशिक सत्ता का प्रतीक माना और कहा कि भारत की आज़ादी के 75 साल बाद हम अपना कानून लाएंगे। और कुल मिलाकर उन्हीं IPC और CRPC की धाराओं को उलट फेर करके, जैसा कि बहुत बड़े बड़े विधिवेत्ताओं का मानना है, उसे BNS यानी भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया। उसके बाद से यह कानो कान किसी को खबर नहीं थी कि नए संसद के बाद, भारतीय न्याय संहिता के बाद लेडी स्टैच्यू भी नया आने जा रहा है। लेडी स्टैच्यू नया आया जो सफ़ेद रंग का है, जो ऐसा डिबेट में है कि वह जो साड़ी पहनी हुई है लेडी स्टैच्यू, वह नृत्य में जैसे साड़ी पहना जाता है वैसी साड़ी में उनकी मूर्ति को बनाया गया है। तलवार की जगह उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की किताब दिखाई गई है, और दूसरे हाथ में तराजू बरकरार है। एक बड़ा जो परिवर्तन हुआ है वह है लेडी स्टैच्यू की आंखों से पट्टी हटा दिया गया है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब ने लेडी स्टैच्यू का अनावरण करते हुए, उसका उद्घाटन करते हुए अपने भाषण में सीधा कहा कि जो इस मौके को, इस क्षण को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि भारत औपनिवेशिक सत्ता से पूरी तरह आज़ाद हो रहा है। यह छटपटाहट, और उन्होंने इतना भी कहा कि आगे से भारत के कानून को कोई अंधा नहीं समझेगा, कोई अंधा नहीं कहेगा। हालांकि जहां से औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का संघर्ष एक बहुत बड़ा संघर्ष है, वैचारिक विरासत का प्रतीक है, वैचारिक विरासत को दर्शाती है, वहीं इस तरीके से DY चंद्रचूड़ द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश जो इतने पढ़े लिखे हैं, उनके द्वारा इस प्रकार से हल की बात किया जाना कि सिर्फ इसलिए पट्टी बंधी होने के कारण भारत के कानून को अंधा कहा गया है और पट्टी हटा देने से अब भारत के कानून को अंधा नहीं कहा जाएगा, तो मुझे लगता है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ हैं, उन्हें प्रतीक चिन्हों पर अध्ययन फिर से करना चाहिए। पूरी दुनिया में लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान नाम से कोर्स है। उस लिंग्विस्टिक्स में जो 4 मुख्य धाराएं होती हैं, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और सेमियोटिक्स, उसमें सिमियोटिक्स के अंतर्गत
प्रतीक चिन्हों का अध्ययन होता है। लगता है कि उनकी आज़ादी के बाद से सिमियोटिक्स पर जहां पर पुराने नेताओं को पकड़ थी, वो प्रतीक चिन्हों की परिभाषाओं में नहीं चूकते थे। डीवाई चंद्रचूड़ लगता है प्रशंसा लूटने के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं ना कहीं लगता है कि चुनौती ले बैठे थे। उन्होंने उनको अपना प्रतिद्वंदी मान लिया था कि जिस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत सुरक्षित सुंदर पुराने संसद होते हुए भी नए संसद का निर्माण लगभग इसलिए किया ताकि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में जाना जाए। और जिस प्रकार से अमित शाह ने बतौर गृह मंत्री सारे कानून को बदलकर BNS यानी भारतीय न्याय संहिता जैसे कानून को बनाने के लिए पूरी कैबिनेट बैठी और उसको पास किया ताकि इतिहास में नाम दर्ज हो सके। ऐसा लगता है कि मुख्य न्यायाधीश भी इसी तरह की हड़बड़ी में थे और ये बहुत ही हल्की चलताऊ फिल्मी अंधा कानून जैसी बातों में उलझकर उन्होंने इस बात को अपना लिया और अपने हवाले से भी यह बात कही है जिसकी चर्चा आम है। लेकिन इन्हीं डीवाई चंद्रचूड़ जी से यह बात पूछी जानी चाहिए कि क्या नई लेडी स्टैच्यू के आने के बाद से यह इंश्योर कौन करेगा, यह सुनिश्चित कौन करेगा कि भारत की न्यायपालिका में 100% न्याय होगा। यह सुनिश्चित कौन करेगा कि बिल्किस बानो जैसी महिला जो वर्षों से अपना मुकदमा लड़ रही हैं, उस बिल्किस बानो को इतने साल कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाना पड़ रहा है। इसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट में कौन लेगा कि जिस प्रकार से प्रोफेसर GN साई बाबा को 10 सालों तक लगभग कानून के नाम पर ही जेल में रखा गया, उनके खिलाफ अंततः जो सारे मामले थे खारिज हुए, उन्हें बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन उनकी हालत 10 सालों में जेल में इतनी खराब कर दी गई कि अंततः उनकी बीमारी से मृत्यु हो गई। प्रोफेसर GN साई बाबा, बिल्किस बानो, ऐसे न जाने कितने नाम हैं, कितने मामले हैं जहन में जिनके मामले आज तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। उनमें कोई भी अभी तक कोई मुकम्मल सुनवाई नहीं हुई है, न्याय तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी अब यह सवाल उठने लगा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आए दिन अखबारों में छपने लगा है कि लाखों लाख मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें जो पीड़ित पक्ष है सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरफ बाट जोह रहा है कि कब उन्हें न्याय मिलेगा। आए दिन ऐसे आंकड़े सामने आते हैं। क्या पट्टी खुल जाने से न्याय होने लगेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? और जिस प्रकार से फिल्मी प्रभाव में आने के बाद अंधा कानून जैसे हल्के तर्क को खुद चंद्रचूड़ जी ने मान लिया है, तो क्या आगे यह कहा जाएगा कि अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक जैसे समाज के लोग इसी सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई के लिए पहुंचेंगे और उन्हें लगेगा कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है और वर्षों वर्षों के न्याय प्रक्रिया के बाद से उन्हें किसी को 10 साल जेल में रख के, किसी को 20 साल जेल में रख के उन्हें यह कहा जाएगा कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें जेल से छोड़ दिया जा रहा है, उनके खिलाफ सारे मामले रद्द किए जा रहे हैं, उन्हें बरी किया जा रहा है, मुक्त किया जा रहा है, रिहा किया जा रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि यह जो सफ़ेद लेडी स्टैच्यू है यह अपर कास्ट का प्रतीक है? क्योंकि भारत के जो मेहनतकश हैं वो पसीने के कारण सांवले रंग के हैं, श्याम रंग के हैं। आए दिन भारत में अगर हम कलर यानी जाति भेद की बात करेंगे, रंग भेद की बात करेंगे, उसके हिसाब से भी भारत में एक यह राजनीति में चर्चा चलती रही है। समाजवादी धड़े के वो नारा मुझे याद आ रहा है, जब जगदेव बाबू के समय में यह नारा दिया जाता था कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, यानी कि सावन भादों में अब सिर्फ श्रमिकों की, मजदूरों की, बहुजनों की औरतें खेतों में काम करने नहीं जाएंगी, बल्कि सवर्णों की, अपर कास्ट की महिलाओं को भी जो घर में रहने के कारण, धूप में न निकलने के कारण गोरे चिट्टे होते हैं, सुंदर माने जाते हैं, क्या उन्हें भी श्रम करने के लिए मजबूर किया जाएगा? उन्हें भी मेहनत कश समाज के साथ मिलकर काम करने पर मजबूर किया जाएगा? तो क्या उस दृष्टि से कल को आने वाले समय में
में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद कोई अगला मुख्य न्यायाधीश आकर ऐसे ही तर्क देगा कि यह जो सफ़ेद जो लेडी स्टैच्यू की मूर्ति है यह सवर्ण महिला की प्रतीक है, सवर्ण न्याय की प्रतीक है, तो क्या इसे माना जाएगा? लेडी स्टैच्यू जो लेडी जस्टिस स्टैच्यू का जो अनावरण हुआ है, नया चीज़ हुआ है, अच्छा हुआ है। अगर तलवार की जगह कम से कम सत्ता पक्ष, सुप्रीम कोर्ट जो अंतिम फैसला जहां सुनाया जाता है भारत के नागरिकों के लिए, अगर वहां से कम यह तर्क दिया जा रहा है कि न्याय के लिए तलवार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, संविधान की किताब ही पर्याप्त है, तो यह तर्क तो फिर भी जंचता है, अच्छा लगता है। लेकिन पट्टी के नाम पर अंधा कानून की अगर हम बात करेंगे तो यह तर्क बड़ा ही हल्का है। वैसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के नयापन के खिलाफ, नए चीज़ों के खिलाफ होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, खासकर तब जब उस नए चीज़ों के होने से किसी का कोई नुकसान नहीं है। कला के क्षेत्र में माना जाता है कि हर 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद कला की भी दृष्टि बदलती है, कलाकारों की भी दृष्टि बदलती है, और कला को देखे जाने के लिए जो दृष्टि चाहिए, जनता की दृष्टि, उसमें भी बदलाव आता है। ऐसे में लेडी जस्टिस स्टैच्यू जो बना है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन DY चंद्रचूड़ की समझ, यह समझ से परे है कि वो आखिर इतने पढ़े लिखे होकर पूरे भारत में इतने प्रतिष्ठा जमा करने के बावजूद, पाने के बावजूद ऐसी हल्की तर्क कैसे दे सकते हैं। बहरहाल DY चंद्रचूड़ भी उतने ही स्वतंत्र हैं जितना कोई स्वतंत्र है। अपने रिटायरमेंट के बाद से जिस दिन वो रिटायर करेंगे, भारत के आम नागरिकों की उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे कि उनका भी जीवन अगर पेंशन पे चलेगा, अगर सभी चीज़ों पे चलेगा, तो उनसे भी सरकार वैसे ही अपेक्षाएं रखेंगी जो रिटायरमेंट के बाद भारत के बाकी नागरिकों से रखा जाता है। उम्मीद है कि DY चंद्रचूड़ जो इन दिनों बार बार किसी भी फोरम पर जाते हैं, भाषण देते हैं, और उनके मन में यह एक सवाल है कि आखिर उन्हें भारत की जनता एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कैसे याद करेगी, तो ये बार बार ये सवाल जो दूसरों से पूछ रहे हैं, ये तो अगर कबीर के हवाले से बात कहें तो अपने मन की बात खुद से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा यह जो लेडी जस्टिस स्टैच्यू का अनावरण किया गया है, जाहिर सी बात है इसके लिए चंद्रचूड़ कम से कम हमेशा याद किए जाएंगे, कम से कम उस वक्त तक, उस दिन तक याद किए जाएंगे जब तक कोई नया न्यायाधीश, कोई नए न्यायाधीश आकर कोई नए स्टैच्यू, कोई नए लेडी जस्टिस स्टैच्यू का अनावरण नहीं करते हैं, कोई नई परिभाषा नहीं गढ़ते हैं। आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।